नमस्कार आप सभी को। आइए आज हम लोग 81 नंबर प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हम लोग 80 प्रश्न देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए ज़रूर देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हिंदी साहित्य के, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसका जो डिटेल होता है वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसको आप लोग ध्यान से देखा करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए 81 नंबर प्रश्न है, आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अब आदिवासियों का संसार पुस्तक के लेखक पूछा है, तो देखिए मैत्रेयी, पुष्पा, रमणिका गुप्त, भारतीय मीरा, इन तीनों में से कोई नहीं है। इसकी जो है आशा किस्कू है। देखिए आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक संथाल कवयित्री, संथाल हैं कवयित्री आशा किस्कू का काव्य संग्रह है। ठीक, तो इसका ऑप्शन ई सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला देखते हैं, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं। देखिए रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका भी ऑप्शन ई सही है। इनमें से कोई नहीं। अब देखना है कि ये किसकी है, तो चलिए देखते हैं डिटेल में। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं, जो कि विकल्प में नहीं है, अतः विकल्प ई सही है। अगला देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब देखिए रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब सोचिए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, तो देखिए डिटेल देखते हैं इसका। ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और जो 1972 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। जबकि रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की अन्य कृतियां हैं। तो तीनों रचनाएं तो रामधारी सिंह दिनकर की हैं, लेकिन उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहलाता है। पूछा छंदों का अजायब घर, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका होगा पृथ्वीराज रासो को ही छंदों का अजायब घर कहा जाता है। अब इसका डिटेल देखते हैं। रासो ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, जबकि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने केशवदास की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। अब देखिए वैसे तो ओवरऑल पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। अब पूछ दिया जाए कि रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो वो रामचंद्रिका को कहा जाता है। जो रचना किसकी है, रामचंद्रिका किसकी रचना है, केशवदास की है। अब देखिए परमाल रासो के रचयिता जगनिक हैं और बिसल देव रासो के रचयिता नरपति नाल हैं। ये मिलान करने के लिए बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, कबीर उलटबासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इसमें पलटे उलटबासियों किस साहित्य में प्राप्त हैं। बौद्ध साहित्य, सूफी साहित्य, सिद्ध साहित्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये सिद्ध साहित्य से प्राप्त होते हैं, ऑप्शन सी सही है। कबीर उलटबासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इसमें पहले उलटबासियाँ सिद्ध साहित्य में प्राप्त होती है। कबीर संत काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अगला देखते हैं, मैथिलीशरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, रामचंद्र, इसको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। महात्मा गांधी, मैथिलीशरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। देखिए राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी। मैथिलीशरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। अब दूसरा प्रश्न क्या हो गया कि आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, मैथिलीशरण गुप्त को। अगला देखते हैं, इनकी कुछ रचनाएं दी हुई हैं। रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, भारत भारती, जय भारत, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। रंग में भंग भी, जयद्रथ वध भी, किसान विकट भट्ट भी और भारत भारती तो बहुत बार पूछा गया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करिए। अकाल और उसके बाद, कलकी बाजरे की, गीत फरोश, ब्रह्म राक्षस। अब बताना है इसमें किसकी रचनाएं कौन है और मिलान करना, यह है आपके पास कूट। तो देखिए इसका ऑप्शन बी सही है। देखिए ऑप्शन बी चाहिए। अकाल और उसके बादल किसके हैं, नागार्जुन के हैं। कलगी बाजरे की अज्ञेय की है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की और ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की है। ये बार बार पूछा जाता है ब्रह्म राक्षस किसकी है, तो ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए यहाँ डिटेल में भी दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए अकाल और उसके बाद नागार्जुन की, कलगी बाजरे की अज्ञेय की, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की और ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की। चलिए अगला देखते हैं।
एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। उपयुक्त पंक्तियाँ धूमिल की किस कविता से हैं? नक्सलबाड़ी। अब देखिए ये धूमिल की रचनाएं हैं, नक्सलबाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन। अब इनमें से बताना है कि कौन सी कविता की है, इनकी है। तो देखिए ये तीनों में से किसी की नहीं है, इसका ऑप्शन ई सही है। उपयुक्त पंक्ति का सुदामा पांडे धूमिल की रोटी और संसद कवि से है। ठीक, तो उनकी जो कविता कौन है, रोटी और संसद। यह कविता कल सुनना मुझे काव्य संग्रह में संग्रहित है। सुदामा पांडे धूमिल श्रेष्ठ प्रगतिवादी कवि हैं, अतः इसका उत्तर उपयुक्त विषय कोई नहीं है। जबकि नक्सलवाड़ी, मोचीराम तथा अकाल दर्शन इनकी अन्य कविताएं हैं। अगला देखते हैं, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। एक और जिंदगी, राजा निरंबसिया और मांस का दरिया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए राजा निरबंसिया और मांस का दरिया तो इनकी रचना है, लेकिन एक और जिंदगी इनकी रचना नहीं है। ठीक, ये मोहन राकेश की है। अगला देखते हैं, इसका डिटेल देख लेते हैं। एक और जिंदगी कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है, बल्कि यह मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी है। जबकि राजा निर्बंसिया, मांस का दरिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, बयान, आज़ादी मुबारक कमलेश्वर के कहानी संग्रह हैं। मोहन राकेश की कहानी संग्रह इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, फौलाद का आकाश इत्यादि हैं। तो ये रचनाएं आपको याद रखना है। अगला है, चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की कुल संख्या कितनी है? 40, 44, 45। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 44। अब देखिए चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की कुल संख्या 44 है। जयशंकर प्रसाद की, तब चंद्रगुप्त किसके द्वारा लिखा गया है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक नाटक है। इसका प्रकाशन 1931 में हुआ था। अब इस नाटक में कुल 4 अंक हैं तथा 44 दृश्य हैं। इसमें गीतों की कुल संख्या 13 है। प्रसाद के अन्य नाटक कौन कौन से हैं? सज्जन, जो देखिए यही तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो इसका डिटेल है। कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, अजात शत्रु, स्कंद गुप्त, ध्रुव स्वामिनी। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है जयशंकर प्रसाद की रचनाएं, तो इसको याद रखना है। तो आज हमारा ये 10 प्रश्न हो गया। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। और रही बात, देखिए इसके पहले भी जो प्रश्न हैं इसके, वो मैंने ऑलरेडी करा रखा है। तो आप जाके चैनल को पे जाइए और उसको ढूंढिए और उसको देख लीजिए। अगर देखिए इसको आप देखेंगे तो आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, केवीएस हो, सीटेट हो, टेट हो, चाहे नेट हो, चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो, हिंदी साहित्य से संबंधित जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न रिपीट हो या ना हो, लेकिन इसका डिटेल जो होता है ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसको ध्यान रखना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।